जरा सोचिए, एक राजनीतिक दल जो सिर्फ इतिहास ही नहीं लिखे बल्कि एक पूरे उपमहाद्वीप का भूगोल, उसका नक्शा ही बदल दे। आज हम मुस्लिम लीग की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। वो संगठन जिसने दक्षिण एशिया पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी मौजूद है। तो चलिए इस कहानी को समझने के लिए हम 5 पड़ावों से गुजरते हैं। सबसे पहले, एक अलग आवाज की जरूरत क्यों पड़ी? फिर इसके पीछे कौन लोग थे, मतलब इसके निर्माता कौन थे? इसके बाद एक अलग वतन की मांग कैसे और क्यों उठी? फिर देखेंगे विभाजन और उसके बाद क्या हुआ, और आखिर में इसकी जो विरासत है वो कितनी जटिल और स्थायी है, उस पर बात करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं 20वीं सदी की शुरुआत से। उस वक्त का ब्रिटिश इंडिया, आप समझ लीजिए, एक उबलते हुए पतीले जैसा था। राजनीतिक हलचलें तेज थीं। एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का जोर बढ़ रहा था और वहीं एक बड़ी आबादी भारत के मुसलमानों को ऐसा लग रहा था कि इस पूरे पॉलिटिकल सीन में उनकी अपनी आवाज, उनके मुद्दे कहीं गुम हो रहे हैं। और देखिए, जब भी ऐसी बेचैनी होती है ना, तो कोई नया विचार जन्म लेता है, और यहाँ जन्म हुआ मुस्लिम राष्ट्रवाद के विचार का। अब ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं था, नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा गहरा था। ये एक पहचान का ऐलान था। मतलब ये मानना कि भारत के मुसलमान सिर्फ एक माइनॉरिटी नहीं है, बल्कि अपने आप में एक अलग कौम है, एक राष्ट्र है, जिनका अपना इतिहास है, अपनी संस्कृति है और अपनी एक अलग मंजिल होनी चाहिए। तो अब सवाल ये था कि इस विचार को हकीकत में कैसे बदला जाए। इसका जवाब मिला 1906 में, ढाका में। यहीं पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई। और ये सिर्फ कुछ लोगों की एक मीटिंग नहीं थी, नहीं, ये एक आंदोलन की शुरुआत थी, जिसका एक सीधा सा मकसद था ब्रिटिश इंडिया की सियासत में मुसलमानों के लिए एक मजबूत जगह बनाना। अब कोई भी मूवमेंट हो, उसके पीछे कुछ बड़े चेहरे, कुछ बड़े दिमाग तो होते ही हैं। तो सवाल ये है कि मुस्लिम लीग के वो चेहरे कौन थे? वो कौन लोग थे जिन्होंने इस सोच को एक जमीनी हकीकत में बदला? तो देखिए, इसमें कई बड़े नाम हैं। सबसे बड़ा नाम जाहिर है मोहम्मद अली जिन्ना का आता है, जिनकी जिद और पॉलिटिकल स्किल ने पाकिस्तान के विचार को हकीकत बना दिया। फिर थे आगा खान तृतीय, जो इसके पहले मानद अध्यक्ष बने और जिनका जोर शिक्षा पर बहुत ज्यादा था। लियाकत अली खान, जिन्हें आप लीग का मेन स्ट्रैटेजिस्ट कह सकते हैं, जो बाद में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री भी बने। और ख्वाजा नजीमुद्दीन जैसे नेता, जिन्होंने पाकिस्तान की शुरुआती मुश्किल सालों में उसे संभाला। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरुआत में लीग का मकसद एक अलग देश बनाना नहीं था। नहीं, तब उनकी मांग बस इतनी थी कि मुसलमानों को पॉलिटिक्स में, सिस्टम में सही रिप्रेजेंटेशन मिले। लेकिन वक्त के साथ साथ ये मांग बदलती गई और बदलते बदलते एक ऐसे विचार में तब्दील हो गई जिसने सब कुछ बदल दिया। और जैसा हमने अभी बात की, ये बदलाव कोई एक रात में नहीं हुआ, ये एक पूरा सफ़र था। 1906 में अधिकारों की मांग से कहानी शुरू होती है। 1940 आते आते ये एक अलग देश की मांग बन जाती है, और फिर 1947 में वो सपना हकीकत में बदल जाता है। इस पूरी कहानी में अगर कोई एक टर्निंग पॉइंट था, एक ऐसा लम्हा जिसने दिशा ही बदल दी, तो वो था 1940 का लाहौर रेजोल्यूशन। ये सिर्फ एक प्रस्ताव नहीं था, ये एक ऐलान था। पहली बार मुस्लिम लीग ने साफ साफ कहा कि उन्हें एक अलग, आज़ाद मुल्क चाहिए। और बस इस एक मांग के बाद दक्षिण एशिया की सियासत और इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। तो मंजिल तो मिल गई, पाकिस्तान बन गया, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। और वो कीमत थी भारत का बंटवारा, पार्टीशन। एक ऐसी लकीर खींच दी गई जिसने सिर्फ जमीन नहीं बांटी, बल्कि लोगों को, परिवारों को, दिलों को बांट दिया। और इसका असर खुद मुस्लिम लीग के वजूद पर भी पड़ा। और वो साल था 1947। दशकों का संघर्ष, बहसें, कुर्बानियां, इन सब के बाद मुस्लिम लीग का जो सबसे बड़ा मकसद था वो पूरा हुआ। ब्रिटिश राज खत्म हुआ और दुनिया के नक्शे पर दो नए देश सामने आए, भारत और पाकिस्तान। लेकिन यहाँ एक बड़ी आयरॉनिक बात हुई। जिस पार्टी ने एक नया देश बना दिया, वो पार्टी खुद एक नहीं रह पाई। आज़ादी के बाद पाकिस्तान में तो मुस्लिम लीग कई टुकड़ों में बट गई, जैसे PMLN, PMLQ वगैरह। और जो लीग भारत में रह गई, उसने एक नया रूप ले लिया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का। मतलब सोचिए, देश बनाने वाली पार्टी खुद ही बिखर गई। और आज की तारीख में भारत में ये जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IMUL है, वो मुस्लिम समुदाय के हक की बात करती है
और ख़ास तौर पर केरल की पॉलिटिक्स में एक अहम पार्टी मानी जाती है। तो इन सब के बाद सवाल उठता है कि मुस्लिम लीग की लेगेसी आखिर है क्या? क्या हम इसे एक कामयाब आज़ादी के आंदोलन के तौर पे देखें, जिसने करोड़ों लोगों को उनका अपना एक देश दिया? या फिर इसे एक ऐसी ताकत के रूप में देखें जिसकी वजह से उपमहाद्वीप का बंटवारा हुआ? देखिए, सच तो ये है कि इसकी विरासत एक सिक्के के दो पहलुओं जैसी है। एक पहलू ये है कि हाँ, ये एक कामयाब आंदोलन था जिसने दक्षिण एशिया के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन बनाया, बिल्कुल। लेकिन दूसरा पहलू ये है, और इसके आलोचक ये बात जोर देकर कहते हैं कि इसी अलग पहचान पर जोर देने की वजह से समाज में बंटवारे की लकीरें और गहरी हो गईं और उसका असर आज तक महसूस होता है। शायद इस पूरी बहस को एक लाइन में सबसे अच्छे से ये कोट समझाता है: मुस्लिम लीग की विरासत जटिल है, जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं। और सच में ये एक लाइन इस ऑर्गेनाइजेशन की पूरी कहानी को समेट लेती है। एक ऐसी कहानी जिसमें जीत भी है और बहुत बड़ी त्रासदी भी। और आखिर में एक सवाल सबके लिए: 1940 में जो राजनीतिक फैसले लिए गए, वो आज भी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले करीब-करीब 2 अरब लोगों की जिंदगी पर, उनके भविष्य पर कैसे असर डाल रहे हैं? सोचने वाली बात है ना? क्योंकि इतिहास कभी गुजरता नहीं, वो हमेशा हमारे साथ रहता है।